कि यूकैरियोट से शुरू किया था। आज यूकैरियोट से हम लोग पढ़ेंगे। कैराइट जो यूकैरियोट होते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमैलिया, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद यूकैरियोट सेल जो होता है एग्जिस्टेंस करता है, इसमें कंपार्टमेंटेशन होता है, यानी कई भागों में बटा हुआ होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो न्यूक्लियर के एनवेलप होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल है वे वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम होता है। और प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल था वो सेंट्रोसोम था। देखो प्रोकैरियोट में हम लोग दिखा देते हैं आप लोग को, जो प्रोकैरियोट में पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल क्या था। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली एनिमल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, क्रोमोसोम में होता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल क्रोमोसोम, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ये पढ़े थे कि जैसे जो ये होती है इन वाला मॉडिफिकेशन में जो ये दिया गया है कि डीएनए आरएनए का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया कैसे मतलब कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो फिलामेंट में, हुक में, बेसल बॉडी में, ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी है, इसमें प्रोकैरियोट जो होता है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी था क्या, इसका फिर ये हम लोग समराइज करें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वह एसोसिएट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये इसकी साइज होती है 15 से 20 नैनोमीटर होती है। और इसकी जो साइज होती है वह 2 सब यूनिट से बनी होती है। सब हम लोग वहीं लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हम लोग यूकैरियोट सेल में जो यूकैरियोट होता है इसमें जो इंक्लूड होता है प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन, इसमें अलग अलग भाग होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और बाउंड ऑर्गेनेल होता है। यूकैरियोटिक सेल पॉज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब जो इसमें यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और फिर इसके बाद इस यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, लोको मतलब चलने वाला, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर वाली हड्डियों का बना हुआ स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम, यानी जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम होता है। जितने भी यूकैरियोट सेल होते हैं नॉट आइडेंटिकली, उनको हम मतलब ऑल यूकैरियोट यानी सभी यूकैरियोटिक सेल आर मतलब हैं नहीं आइडेंटिकली, मतलब सभी यूकैरियोटिक को पहचान नहीं सकते। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट, यानी सभी यूकैरियोटिक सेल एक तरह से आइडेंटिकली मतलब एक रूप से नहीं होते, यानी एक प्रकार से नहीं होते हैं। जैसे यूकैरियोट में प्लांट सेल भी है, एनिमल सेल भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट फॉर्म में पॉज करते हैं। सेल वॉल होता है, जैसे जो मतलब अगर हम बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या है, तो देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे कि देखो जो कह रहा है ना कि जो प्लांट है, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट होती है। आर पोसेस सेल वॉल प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन एनिमल, यानी जो एनिमल सेल होता है उसमें लार्ज वैक्यूल्स नहीं होता है, उसमें प्लास्टिक नहीं होता है।
और वह एनिमल सेल में ये सब नहीं होता है, प्लांट में होता है। ऑन अदर हैंड यदि दूसरी तरफ हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में, और बीच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, यानी जितने प्लांट होते हैं उसमें एब्सेंट होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद बात करेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि NCERT 2019 के देखो एग्जाम में हम लोग को एग्जाम में इसमें से NCERT पूछते हैं। देखो हम इस सेल के बारे में थोड़ा सी नॉलेज ले लेते हैं। ये देखिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा फिगर क्या है। देखो ये डायग्राम नीट में पूछता है, नीट में और जैसे तो एग्जाम तो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे देखिए क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि डायग्राम शोइंग, यानी जो नंबरिंग है वो प्लांट को शो कर रहा है, नंबर 2 एनिमल को। तो यानी जो ऊपर वाला डायग्राम है ये प्लांट सेल का है, यह प्लांट सेल का है। किसका है? प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल का डायग्राम है, प्लांट सेल का डायग्राम है। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है। प्लांट का डायग्राम देखो, प्लांट सेल में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस है, ये यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। फिर गोल्गी अपैरेटस है, यहाँ पर ये गोल्गी अपैरेटस। फिर न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर इन्वलप है। फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर वैक्यूल्स है, इसमें ये वैक्यूल्स है, पूरा वैक्यूल्स है। यहाँ पे देखो ये वैक्यूल्स है। मिडिल लैमेला है, बीच वाला जो पार्ट है मिडिल लैमेला है, जो बाहर वाला भाग है सेल वाला है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन है। और फिर राइबोसोम, देखो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है। फिर साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। फिर इसके बाद पैराक्सीसोम, देखो ये छोटा बना हुआ पैराक्सीसोम। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाते तो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलता है। देखो माइक्रो मतलब छोटा सा, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक, छोटा ट्यूब लाइक इसकी नाम से समझिए। माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक। फिर इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है। फिर इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यह CR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो छोटा छोटा सी बना हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम क्या करता है ना, लाइसोसोम के बारे में आप लोगों को बता दूँ तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है यह सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता होती है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कितनी चीज़ें मिली इसमें देखने के लिए। इसमें देखो प्लांट सेल में हम लोगों को देखो क्या क्या देखने को मिला। प्लांट सेल में हम लोगों को देखो यहाँ यहीं से हम लोग प्लांट सेल लाइन बन रही है, यहाँ से प्लांट सेल पूरा इतना। अब प्लांट सेल में हम काउंट कर लेते क्या क्या दिखाई दिया। को राइबोसोम दिखाई दिया, माइटोकॉन्ड्रियम दिखाई दिया, सेल वॉल दिखाई दिया, मिडिल लैमेला है, वैक्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वलप है। फिर गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखो ये बीच वाला न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के बाद न्यूक्लियस। फिर इसके बाद देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर। फिर लाइसोसोम है, लाइसोसोम यदि मतलब फट जाता है तो पूरा सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, यानी ख़राब कर सकता है। फिर इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा भद्दा टाइप लेकिन स्मूथ है। फिर इसके बाद आता प्लाज्मोडेस्माटा जो कि बाहर की तरफ माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक। फिर पैराक्सीसोम है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। कितना हुआ ये 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 17-18 चीज़ें टोटल प्लांट सेल में हम लोगों को दिखाई दी।
17 से 18 चीज़ें जो थी प्लांट सेल में हम लोगों को दिखाई दी है। 17 से 18 चीज़ें जो थी प्लांट सेल में हम लोगों को दिखाई दी। कौन कौन सी यदि बात करें तो इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म में पैराक्सीसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, मेरिस्टेम है, वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इनवलप है, गोल्जी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रेक्टिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, लाइसोसोम है, और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोट्यूब्यूल। फिर हम बात करते हैं एनिमल सेल में। देखो एनिमल सेल की यदि बात किया जाए, एनिमल सेल में क्या क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें है। और इसमें क्या क्या देखो, साइटोप्लाज्म इसमें भी, साइटोप्लाज्म उसमें भी था, इसमें भी न्यूक्लियस था, प्लांट में भी न्यूक्लियस था, रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो था प्लांट सेल में भी था, प्लांट सेल में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, माइटोकॉन्ड्रियन इसमें, माइटोकॉन्ड्रियन उसमें था, राइबोसोम इसमें, राइबोसोम प्लांट सेल में भी था, इसमें पैराक्सीसोम है, उसमें पैराक्सीसोम था, इसमें सेंट्रियोल है, उसमें सेंट्रियोल नहीं था, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं था, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइक्रोबिलाई उसमें नहीं था। एनिमल सेल में है, इसमें गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी अपैरेटस है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर इनवलप न्यूक्लियोलस है। तो क्या क्या चीज़ें देखो हमें सेम दिखाई दे रही है। देखो इसमें पैराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल नहीं है, इसमें देखो गोल्जी अपैरेटस है, इसमें भी गोल्जी अपैरेटस है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर अपने प्लाज्मा में वैक्यूल, मिडिल लैमेला इसमें मिडिल लैमेला नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। और इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। फिर इसके बाद तो कुछ चीज़ें जो कॉमन है, तो कॉमन चीज़ क्या क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इनवलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, रफ एंडो, देखो क्या कॉमन है देख लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या माइक्रोट्यूब्यूल इसमें है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग है, और सेंट्रियोल नहीं है उसमें। ये दो चीज़ें देखो इसमें नहीं है, और इसमें भी वही चीज़ें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियर, ये फिर 2 या 3 स्मूथ सब है। केवल क्या क्या चीज़ें भी नहीं, इसमें सेंट्रियोल है, उसमें सेंट्रियोल नहीं है, कुछ 2-4 चीज़ें जो ऐसी जो भिन्न है, और बाकी सब देखो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अगर हमसे डिफरेंस पूछेगा तो देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक है, माइटोकॉन्ड्रियन है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, पैराक्सीसोम है, ये सेंट्रियोल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी अपैरेटस है। दो चीज़ नहीं, माइक्रोबिलाई और सेंट्रियोल, ये माइक्रोबिलाई और सेंट्रियोल, ये दोनों नहीं है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में है बस। तो थोड़ी सी इसमें बनावट, इसमें सेल वॉल है, इसमें से अब उसमें यदि बात की जाए तो उसमें तो हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग बात करें। देखो एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पहले पढ़िए। लेटस देखिए लिखा है कि लेटस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल आर वेल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। हम लोगों ने अलग अलग सभी सेल को देखा, एनिमल सेल को देखा, देखो एनिमल सेल को देखा और प्लांट सेल को देखा, उसमें अंतर को हम लोगों ने देखा, तो जो कुछ चीज़ें जो थी कॉमन थी और कुछ चीज़ें भिन्न भिन्न थी। अब बात होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो यहाँ पे सेल मतलब होता है कंपार्टमेंट या भाग, मेम्ब्रेन मतलब बंधा हुआ, यानी जैसे सेल है, सेल मतलब पार्ट होता है भाग का, जैसे सेल
का मतलब जो पार्ट है। फिर इसके बाद कह रहा द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द इवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इन 1950 में यानी इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर इवेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी हुई थी वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा हुई थी और 1950 में हुई थी। फिर इसके बाद इसको कौन किया था, इसको इस स्टडी को कौन किया था, तो इसके बारे में देख रहे हैं कि इस स्टडी को करने वाले कौन थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया था। मीनवाइल, जैसा कि केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल के केमिकल स्टडी के बारे में अध्ययन किया गया, केमिकल स्टडी सेल का केमिकल स्टडी किया गया। स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBC enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। कह रहा है कि जो सेल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की स्टडी जो थी ओनली आफ्टर द इवेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किया गया था 1950 के लगभग में। और फिर इसके बाद इसमें केमिकल स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन में, और जो ये स्टडी की गई थी सबसे पहले ह्यूमन ब्लड सेल की गई थी, जो कि साइंटिस्ट डिड्यूस्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा, उन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। फिर इसके बाद आता है द स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि कहा कि दिस स्टडी से यह पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह मेनली कंपोज्ड मतलब बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन से। यानी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सेल मेम्ब्रेन का मतलब अध्ययन किया गया 1950 के लगभग में, तब यह मतलब कंक्लूजन निकला, यानी यह बात सामने निकल के आई कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्या फिर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, यानी उसमें मेजर लिपिड यानी सबसे ज़्यादा कौन सी लिपिड पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में, तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। दैट आर अरेंज होती है इन ए बाई लेयर, 2 लेयर में अरेंज होती है। देखो इतनी लाइन पढ़ने के बाद हम लोगों को यह पता चला, यानी यहाँ से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि जो सेल का स्ट्रक्चर था, सेल मेम्ब्रेन था, उसको कब स्टडी किया गया, कैसे स्टडी किया गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा 1950 में किया गया। फिर इसके बाद इसमें क्या स्टडी किया गया, तो इसमें केमिकल के बारे में स्टडी किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद यह किस में स्टडी किया गया था, ह्यूमन RBC में किया गया था, ह्यूमन ब्लड की RBC में किया गया था। फिर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी देखा गया था। फिर इसके बाद जब इसकी स्टडी हुई तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया गया, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया गया, तो सेल मेम्ब्रेन में जो था लिपिड था, प्रोटीन था, और सब बता रहा है सबसे ज़्यादा जो था उसमें लिपिड था, और सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड था, तो फास्फोलिपिड था। अच्छा, फास्फोलिपिड मिल गया, तो इसका अरेंजमेंट कैसे था, तो बाई लेयर था। बाई लेयर मतलब 2 लेयर में जो फास्फोलिपिड था ये बना हुआ था। बाई लेयर मतलब 2 लेयर में फास्फोलिपिड वहाँ पर बना हुआ था। फास्फोलिपिड क्या था, बाई लेयर था। फिर आल्सो द लिपिड आर अरेंज विदिन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। देखो कह रहा है कि बाई लेयर था, आल्सो द लिपिड यानी जो लिपिड है अरेंज थी विदिन द मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन में, विथ द पोलर हेड, यानी पोलर हेड मतलब हेड की तरफ, हेड टूवर्ड द आउटर साइड एंड हाइपोफोबिक। एक मिनट, कह रहा है कि पोलर टूवर्ड द आउटर साइड मतलब बाहर की तरफ, यानी जो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड पाई गई थी वह फास्फोलिपिड बाहर की तरफ पोलर अरेंजमेंट थी। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर की तरफ हो, वाटर की तरफ क्या था उसका हाइड्रोफोबिक, यानी उसमें क्या था, टेल था, यानी जो उसका टेल था वह हाइड्रोफोबिक था, वाटर जैसे वो वाटर की तरफ था, और जो उसका हेड था वह बाहर की तरफ था। फिर टूवर्ड द इनर पार्ट,
टूवर्ड द इनर पार्ट, तो टूवर्ड द इनर पार्ट, यानी कह रहा है कि जो लिपिड पाई गई वह लिपिड जो थी वह पोलर हेड था, उसका हेड पोलर था, और जो मतलब जिस जैसा था उसी की तरफ था, यानी लिपिड का हेड जिस प्रकार, पोलर का मतलब होता है कि जो जिस प्रकार से हो उसी प्रकार के, जैसे जो जैसा हो उसके साथ रहे तो वह पोलरिटी होती है। और अनपोलर का मतलब कि नॉन पोलर का मतलब कि जो जैसे जैसे मान लीजिए हम किसी भी लिक्विड को यदि माना मिलाते हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे तो यानी जल में डिजोल्व करेंगे, चीनी को तो मिल जाएगी, तो ये पोलर सॉल्वेंट है यानी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए चीनी है, चीनी को मिट्टी के तेल में डिजोल्व करें, जल्दी डिजोल्व नहीं, तो ये नॉन पोलर सॉल्यूशन है। तो ये कह रहा है यहाँ मान लीजिए मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल को हम पानी में डिजोल्व करेंगे या घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर मिट्टी को तेल को पेट्रोल के साथ मिलाएंगे तो मिल जाएगा, तो ये पोलर सॉल्यूशन होगा। तो ये बता रहा है जो लिपिड थी वो पोलर थी, और ये बाहर की तरफ थी, जो उसका तेल था वो हाइड्रोफोबिक था, हाइड्रोफोबिक मतलब जल की तरफ था। फिर इनर पार्ट जबकि वो अंदर की तरफ था, तो उसका जो तेल था वो अंदर की तरफ था, जो उसका हेड था वो किधर था, मतलब बाहर की तरफ। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, यानी जो टेल था वो नॉन पोलर था, यानी नॉन पोलर था ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो किसका बना हुआ था, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ था। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, वो एक्वस इन्वायरमेंट को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। फिर इसके बाद इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन थी वह कोलेस्ट्रॉल को भी कंटेन करती है। फिर इसके बाद इन लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्लियरली रिवेल्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी जब बहुत मतलब खोज हुई, बहुत सारा रिसर्च हुआ, तो उसके बाद ये चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह सेल मेम्ब्रेन कैसी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनी हुई है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरियस कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप, यानी जो प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो होता है वह हर सेल में अलग अलग प्रकार का होता है। तो यह बताया गया कि जो प्रोटीन और लिपिड का होता है रेशियो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट हैड अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, यानी कह रहा है कि जो यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें, यानी मनुष्यों की बात करें, तो मनुष्यों में जो मेम्ब्रेन है उसमें जो इरेथ्रोसाइट्स में जो होता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 52% प्रोटीन होता है, और 40% क्या होता है, 40% लिपिड होता है, 40% लिपिड होता है, 40% लिपिड होता है। और फिर इसके बाद डिपेंड ऑन द ईसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, वह किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द ईसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासीफाई एज ए इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, यानी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है कैन बी क्लासीफाइड एज ए इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, उसको किसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल क्लासीफाई करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वह मेम्ब्रेन के कहाँ, वह सरफेस पे होती है, मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। वाइल मतलब जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली आर टोटली बर्ड इन द मेम्ब्रेन, जो कि वह पूरा ख़त्म हो जाती है, मेम्ब्रेन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो कह रहा है कि क्लासीफाई, एक चीज़ याद रखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन थोड़ा सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। देखिए ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है कैन भी मतलब हो सकती है, क्लासीफाई मतलब बांट सकते हैं इसको, या विभाजित हो सकती है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में। इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ, पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब होता है कि लाई ऑन ए सरफेस, यानी जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो, तो वो क्या होती है, वो पेरिफेरल प्रोटीन है। आप मेम्ब्रेन यानी जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगी, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगी वो क्या होगी, पेरिफेरल प्रोटीन होगी, पेरिफेरल प्रोटीन होगी, पेरिफेरल प्रोटीन होगा, पेरिफेरल प्रोटीन होगा।
वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा या टोटली बग इन द मेम्ब्रेन, जो मतलब पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन होगी वह लगभग वह सेल मेम्ब्रेन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन है, यहाँ पे फास्फोलिपिड बाइलेयर है। तो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यही है, यहाँ पे देखो ये जो लिखा गया है इन सबको ना ब्लैंक कर देगा, जैसे इस तरीके से मिटा देगा। मिटाने के बाद इसको नहीं देगा और पूछ कर बताइए क्या क्या है। तो देखिए इसको एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये जो यहाँ पीला पीला वाला दिखाई दे रहा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। जो यहाँ पे जो बाहर वाला है ना ऐसे निकला हुआ, ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, एकदम बाहर की तरफ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, एक सेल की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के जो बाहर बाहर है पेरिफेरल प्रोटीन है। और फिर इसके बाद प्रोटीन पे कहीं कहीं शुगर लगा हुआ है, और फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी ये जो है इसके बाहर बाहर अंदर ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। और इंटीग्रल प्रोटीन अंदर की तरफ होती है, और जो कि इससे मेम्ब्रेन इसको यूज कर लेती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये 133 पेज है, 132 पेज। फिर बात है an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। कह रहा है कि यह जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले कौन थे, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रपोज्ड कौन दिया था, सिंगर और निकोल्सन ने। कब दिया था, 1972 में। वाइडली एक्सेप्ट एज ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको किसके रूप में एक्सेप्ट किया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार क्या बताया गया कि जो एक्वेसिस फ्लूइड होते हैं, नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटर ए मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवर बाइलेयर, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज ए फ्लूइडिटी। कह रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट जो ये मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसको देने वाले सिंगर और निकोल्सन थे। सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में यह मॉडल दिया था, और जो इसको जो इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से एक्सेप्ट किया गया था। इस मॉडल के अनुसार जो क्विस फ्लूइड होता है नेचर में, लिपिड इनेबल यानी जो फ्लूइड क्विस फ्लूइड नेचर होता है बाय लिपिड इनेबल लेटर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज ए फ्लूइडिटी, यानी इसमें फ्लूइड की कैसे मेजर करते हैं, फ्लूइडिटी के आधार पर मेजर करते हैं। और फिर इसके बाद आता है the fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth function, intracellular junction, sexual secretion, endocytosis, cell division। कह रहा है कि ये जो फ्लूइड का नेचर होता है मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो फ्लूइड का नेचर होता है, यह क्या क्यों होता है या इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्यू ऑफ फंक्शन, यदि हम सेल के फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन लाइक जैसे मान लीजिए सेल की ग्रोथ के लिए
फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, मतलब इंट्रासेलुलर जंक्शन, कोई जंक्शन बनाना होगा। सीक्रेशन मतलब कोई चीज़ बाहर निकालनी होगी। इंडोसाइटोसिस करना होगा, सेल को डिवाइड करना होगा। तो इस फ्लूइडिटी को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी ये ज़रूरी है फ्लूइडिटी को बनाना। फिर कह रहा है अगले पैराग्राफ में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्रोस इट, मतलब देखो इस पूरी लाइन में यहाँ से कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण कार्य। क्या महत्वपूर्ण कार्य है? वह ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है मॉलिक्यूल को एक्रॉस इट, अपने से बाहर, यानी किसी भी चीज़ को बाहर भेजना होता है तो इसके लिए भी फ्लूइडिटी ज़रूरी होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब कोई भी चीज़ बाहर भेजना होता है तो भी उसके लिए यह बहुत ज़रूरी